चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी का एक थोड़ा सा रिव्यू, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रल बैंक होता है आपकी कंट्री का, वो उसका ऑथराइज होता है, जैसे अपने यहाँ आरबीआई है। और जो पॉलिसीज सेंट्रल बैंक बनाती है, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ आरबीआई, तो आरबीआई जो भी पॉलिसीज बनाएगी वो कहलाती है मॉनेटरी पॉलिसी। इसलिए मनी के सर्कुलेशन और मनी सप्लाई के लिए, जिससे कंट्री में मनी सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे और हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं या सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनका कंजम्पशन रेगुलर चलता रहे। तो ये तो हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी का हमने ये बताया था कि जो आरबीआई बनाती है, ठीक, वो जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सब आपकी मनी से रिलेटेड है, इस वजह से वो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। ठीक, अब बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये किसके द्वारा रेगुलेट होती है, अब हम इसमें देखेंगे। तो आते हैं फिस्कल पॉलिसी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट regarding changes in tax, government spending, and government borrowing to affect the aggregate demand in the economy. Okay? A policy under which government uses its expenditure and revenue program to produce desirable effects and avoid undesirable effects in the national income, production and employment. अब यहाँ पर ये है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसीज वो होती हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, इसके लिए, जो पब्लिक के लिए। अब गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज बनाती है जिससे पब्लिक का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है? देखिए, टैक्सेस, जो टैक्सेस होते हैं वो पब्लिक को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। टैक्सेस भले ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट हों, लेकिन जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो गवर्नमेंट के पास जो इनकम आती है और जहां गवर्नमेंट वो इनकम को एक्सपेंड करती है, टैक्सेस के थ्रू इनकम आती है और जो प्लानिंग भी बनती है उसके जरिए वो उसको एक्सपेंड करती है। तो जहां जहां पर वो एक्सपेंड होता है और जहां जहां से इनकम हमें आती है, इसके अलावा और भी बहुत से चीजें होते हैं, ट्रेडिंग होते, फैक्टर्स होते हैं जहां से गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होती है। तो गवर्नमेंट को इनकम जनरेट और इनकम को एक्सपेंस करने के लिए और टैक्सेस से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज बनाती है वो कहलाती है आपकी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है ना? जिसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता है? कंट्री की इकोनॉमी पर। गवर्नमेंट के जो फिस्कल पॉलिसी बनाती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री की इकोनॉमी पर। कैसे? देखिए, टैक्सेस ज़्यादा हो जाएंगे तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। किसी कंट्री की इकोनॉमी अगर आप स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जितना मनी सर्कुलेशन ज़्यादा हो, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रांग होगी। जैसे पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री की ज़्यादा होगी उस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी मानी जाती है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है जो गवर्नमेंट बनाती है। नाउ, ए पॉलिसी अंडर विच गवर्नमेंट यूजेस इट्स expenditure and revenue program to produce desirable effects and avoid undesirable effects in the national income, production and employment. अब कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे इसके एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू प्रोग्राम, एक्सपेंडिचर का मतलब कि जो खर्च करती है, और रेवेन्यू प्रोग्राम जहां से वो अर्न करती है, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव हो। इसका रिजल्ट पॉजिटिव इन द सेंस किसमें? इकोनॉमी में। इकोनॉमी में जैसे जो नेशनल इनकम होती है उसमें उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो, जो प्रोडक्शन है उसमें उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, और हमारे पास जो अनडिजायरेबल इम्पैक्ट है उसको हटाया जा सके। ठीक, अब जब ये फिस्कल पॉलिसी बनती है तो ये क्या क्यों बनती है? इस वजह से ताकि नेशनल इनकम बढ़े, लोगों की नेशनल इनकम मतलब लोगों की इनकम बढ़े, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन प्रोडक्शन तब बढ़ेगा जब लोग कंजप्शन ज़्यादा करेंगे,
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम आएगी। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। ठीक, ये सब कहलाती हैं, जितनी भी पॉलिसी ये बनी ये है सब फिस्कल पॉलिसी। इन सब का एक कॉम्बिनेशन है फिस्कल पॉलिसी, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर हम इसका एक मोटा मोटा आंकड़ा देखें तो गवर्नमेंट पर ईयर क्या इशू करती है? बजट। एक बजट पेश करती है पार्लियामेंट में, संसद में बजट पेश करती है। तो उसमें क्या दिखाया जाता है? उसमें ये शो किया जाता है कि हमारे पास रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट होंगे, फ्रॉम वेयर वी विल जनरेट द रेवेन्यूज, एंड हमारे पास जो रेवेन्यू है या हमारे पास जो रेवेन्यू आएगा वो उसको हम वहां पर कहाँ पर हम खर्च करेंगे, उसके लिए दे फॉर्मुलेट द प्लान्स, दे फॉर्मुलेट द प्लान्स और पॉलिसीज बनाते हैं, जिसके लिए जहाँ पर वो जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसको वो एक्सपेंड करेंगे। ठीक, तो बजट में हमारे पास क्या होता है? बजट में देखिए, जब हर साल बजट बनता है तो उसमें टैक्सेस होते हैं, उसमें टैक्सेस का इन्फ्लुएंस होता है। ठीक, कि जैसे पहले 2 लाख की इनकम थी वो टैक्स एग्जेम्प्टेड थी, अब 2,50,000 मतलब कि 2.5 लाख का आप तक अगर आपकी इनकम है तो यू आर टैक्स एग्जेम्प्टेड। अगर आपकी 2.5 लाख तक की इनकम होती है तो आप टैक्स एग्जेम्प्टेड है, आपको टैक्स नहीं पे करना। ये किसने किया? गवर्नमेंट ने। अब अगर यही आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम होगी तो आपको उसका फिर 5% टैक्स देना पड़ेगा। फिर 2.5 लाख से 5 लाख से अगर 10 लाख हो गए तो फिर आपको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? 10%, 20%। ऐसे ही जैसे हमारे पास अपर ये टैक्स स्लैब बने हैं, ये टैक्स स्लैब बने हैं। तो इसकी पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट। इसकी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, जिसकी वजह से वो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये सारा का सारा जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं वो कहलाती हैं फिस्कल पॉलिसी, विच इज फॉर्मुलेटेड बाय योर गवर्नमेंट। उस समय जो भी गवर्नमेंट होती है वो आपकी हर ईयर के पॉलिसीज को जनरेट करती है और बजट के थ्रू इन पॉलिसीज को पेश करती है। जो वो बजट होता है उसके थ्रू उस पॉलिसीज को पेश करती है। अब जरा हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस इन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में मेन डिफरेंस क्या है? तो पहली बात, फिस्कल पॉलिसी तो गवर्नमेंट बनाती है और डील्स विद टैक्सेशन, और गवर्नमेंट की रेवेन्यू और उसके स्पेंडिंग से रिलेट होती है। जो फिस्कल पॉलिसी होती है दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू योर टैक्सेशन, spending of government and revenue from where the government generates the income। ओके, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? आपकी जो मनी सप्लाई होती है उससे रिलेटेड होती है। मनी सप्लाई से रिलेटेड आपकी जो पॉलिसी बनती है वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। ठीक, अब जो फिस्कल पॉलिसी होती है दैट इज गवर्न बाय योर गवर्नमेंट। द फिस्कल पॉलिसी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट थ्रू वेरियस लॉज एंड पॉलिसी। इस फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए भी जो गवर्नमेंट है उसको डिफरेंट डिफरेंट लॉज और पॉलिसीज बनाती है। तो मतलब कि इसका कंट्रोल किसके पास रहता है? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट कौन है यहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें एक डिपार्टमेंट बना हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसमें एक मिनिस्ट्री बनी है दैट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो आपकी इस सारी फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या था? इज कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, जैसा कि हमने अभी बताया। ये क्या करती है? जो आपकी अपनी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है वो इन मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है। जैसे अपने यहाँ आरबीआई है, तो आरबीआई क्या करती है? इंटरेस्ट रेट एंड लेंडिंग रेट्स। जो अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट और लेंडिंग रेट से मतलब ये है कि जो आपको बैंक जितने भी बोरिंग करते हैं या लोन लेते हैं या वहाँ पर पैसा जमा करते हैं या बैंक जितना पैसा लेते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होती हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, और इसके अलावा आपके बैंक रेट वगैरह क्या होते हैं, इन सबसे रिलेटेड जो पॉलिसी है वो सब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में आती है। ठीक, द नेक्स्ट वन इज मीजर टेक टाइम टू गेट। अब जो इसमें जो है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे अभी बजट आया है तो उसको इम्प्लीमेंट होने में उसको टाइम लगता है। जो बजट वाले होता है ना, तो जैसे हमने टैक्स स्लैब बना दिया तो वो जैसे हमने 1 मार्च से 1 अप्रैल से लागू हुआ और उसको जो इम्प्लीमेंटेशन है और उसमें टाइम लगता है काफ़ी, पूरे वो साल भर चलती है। और जो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई इशू करती है वो तुरंत इमीडिएटली वो लागू हो जाती है। जैसे अगर
उसने कहा कि रिजर्व बैंक ने कि अगर आपका CRR इस समय 4% है, तो आपका 4% और आपके स्टेट से इस टाइम से लागू हो जाएगा। उसने आज डिक्लेयर कर दिया, आज 4 बजे, तो 4 बजे के बाद से जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें उस रेट का एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये है आपका मॉनेटरी पॉलिसी की, मतलब कि वो तुरंत इमीडिएट अप्लाई हो जाती है, और जो फिजिकल पॉलिसी है तो उनके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगता है। अब जो फिजिकल पॉलिसी होती है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन द मार्केट। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, दैट इज मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जितना डेंजरस होता है, डिफ्लेशन उससे भी ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक, तो हमें क्या है, हमें अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। वी हैव टू मेंटेन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक, अब अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन रहेगा तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होगी। हमारी इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है, मतलब कि या तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, या तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। हमारे पास करेंसी जो वैल्यू होती है ना, वो कम हो जाएगी। एक होती है इन्फ्लेशन का मतलब होता है, आप याद रखिए कि मुद्रास्फीति वो होती है, मुद्रास्फीति, और एक होती है अपस्फीति, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? अपस्फीति। अब हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इनकी जो है किस तरह से ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, और अगर कम पैसा है तो दैट इज हार्मफुल होता ही होता है। अब हम इसको थोड़ा इस तरह से समझते हैं कि इन्फ्लेशन में आपके पास जो प्राइसेस, वस्तुओं की कीमत है वो बढ़ जाती है। वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज या आइटम जो आप परचेज करते हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर कीमतें नहीं बढ़ती हैं, यहाँ पर कीमतें नहीं बढ़ती हैं, यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो मनी की वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। जो मनी वैल्यू है वो आपकी डाउन हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, चीज़ें आपको फिर महंगी लगती हैं। कैसे? इसका एग्जाम्पल समझिएगा। ठीक, अब मान लीजिए कि कोई एक आपको शुगर खरीदनी है, नाउ आपको चीनी खरीदनी है, तो 1 किलो अगर चीनी की कीमत आज मार्केट में 40 रुपए है, 1 किलो कीमत चीनी की कीमत मार्केट में इस समय 40 रुपए है। ठीक, आज आपने लिया। अब अगर कल ये 50 रुपए की हो गई, अगर टुमारो इट्स प्राइस विल बी ए 50 रुपीज, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने चीनी कल 40 में ली थी, आज उसके लिए 50 रुपए देने। चीनी की वैल्यू वही है, यहाँ पर चीनी की वैल्यू वही है, लेकिन आपने सिर्फ पैसा ज़्यादा पे किया है, प्राइस उसका ज़्यादा पे किया है। क्यों? क्योंकि अब जितने के लिए आपने कल पे किया था, आपकी जो मनी है उसकी वैल्यू जब डाउन हुई होगी, तभी तो अब आप उसको बढ़ा करके दे रहे हैं। उसी सेम क्वांटिटी के लिए आपको अपनी जो मनी की वैल्यू थी उसी को बढ़ा करके दे रहे हैं, बढ़ा करके दें। इसका मतलब कि जो वैल्यू कल थी अब वो कम हो गई है, अब उसी को पूरा करने के लिए आप बढ़ा करके दे रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, कि आपका क्या है, इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं डिफ्लेशन। फिर डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन इज व्हेन कंज्यूमर एंड एसेट प्राइस डिक्रीजेस ओवर टाइम एंड परचेजिंग पावर इंक्रीजेस। अब इसका मान लीजिए कि जब आपके पास वस्तुओं की कीमत कम हो जाए, ठीक है ना, अभी वहां पर क्या थी, वस्तुओं में जो पैसे की वैल्यू कम हो गई थी, तो हो गया इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर अगर वस्तुओं की कीमत कम हो जाए तो वो होता है डिफ्लेशन। अब इससे क्या होगा, मान लीजिए आपके पास जो चीनी कल आप 40 रुपए में खरीदे थे, अब कल वही जब आप खरीद रहे हैं, तो अब अगले दिन उसको खरीद रहे हैं आप 20 रुपए में, वो आधे रेट पे हो गई। तो आपका कितना पैसा बच गया, 20 रुपए बच गया। अब जो 20 रुपए बचा है, आप उसको एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, आप उसको एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं। तो इसका मतलब
अब यहाँ पर देखिए परचेजिंग पावर आपकी बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो आप ये कह सकते हैं कि ये अब ये खतरनाक कैसे हो सकती है? परचेजिंग पावर बढ़ रही है, आपके पास इनकम हो गई, चीज़ें सस्ती हो गई, तो इसका खतरनाक कैसे हो सकती है? लेकिन ये एक लिमिट के बाद होता है, ये एक लिमिट के बाद होता है जब ये हार्मफुल हो जाता है। क्यों? इसकी वजह से कंज्यूमरिज्म बढ़ जाता है, इसकी वजह से कंज्यूमरिज्म बढ़ जाता है। जब कंज्यूमरिज्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा? लोग ज़्यादा खरीदने लगते हैं, ज़्यादा खरीदेंगे तो कंज्यूमरिज्म बढ़ेगी, तो आप सोचिए इससे कितना नुकसान हुआ है, इससे नुकसान फिर ज़्यादा होने लगते हैं। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों चीज़ें हार्मफुल हो सकती हैं, ठीक? जो डिफ्लेशन होता है एक लिमिट के बाद अगर आपका डिफ्लेशन ज़्यादा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे जब कभी-कभी आप इस तरह से देखिए कि जब एग्रीकल्चर क्रॉप हमारे यहाँ आती है मार्च अप्रैल में, जो मार्च अप्रैल में उस समय प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उस समय प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो जो फार्मर्स हैं उनके पास जो प्रोडक्टिविटी है ज़्यादा होगी, तो उस समय जो खरीदने वाले होते हैं तो वो जानते हैं कि इस समय इनके पास ज़्यादा है, इनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करते हैं? सस्ते में खरीदते हैं। अब वो चूंकि उसके पास है, उसको पैसा चाहिए तो उसको सस्ते में बेचता है, वस्तुओं की कीमत कम हो गई, पैसा तो वही है लेकिन वस्तुओं की कीमत कम हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ? फिर जब वो चीज़ें लोगों के पास पहुँच गई, अब जब चीज़ें सस्ती हो जाती है तो लोग उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ बड़े-बड़े कारपोरेट क्या करते हैं, जब फसल आती है तो बहुत सी चीज़ें इकट्ठा करके रख लेते हैं, ठीक? एक एग्ज़ाम्पल और देख लीजिए कि जैसे आलू, जब आलू के सीज़न में आलू ₹2 ₹3 किलो मिलता है, जो बड़े-बड़े कारपोरेट हैं, वो जैसे चिप्स बनाने वाली कंपनियाँ हैं या आपकी नमकीन बनाने वाली कंपनियाँ हैं, इस तरह की बहुत सी कंपनियाँ इसको स्टोर करके रख लेती हैं, या कोल्ड स्टोर जो ब्लैक मार्केटर है वो इसको स्टोर करके रख लेते हैं। जब सीज़न नहीं होगा तो वो उसी को 3 से 4 गुना दामों पर बेचते हैं। ये क्या है? डिफ्लेशन की वजह से है, ये डिफ्लेशन की वजह से है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों इसके लिए खतरनाक हो सकते हैं, ठीक? पास क्या होना चाहिए? फिस्कल पॉलिसी की वजह से हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, ठीक है ना? नाउ इट हेल्प्स इन डाइवर्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अनडिजायरेबल चैनल्स टू डिजायरेबल चैनल्स। अब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उसको प्रॉपर करें, क्यों? क्योंकि जब हम बजट में अपनी फिजिकल पॉलिसी में बनाते हैं तो हम उसमें ये बताते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो हम जितने भी रिसोर्सेज का कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करेंगे और हम उसका कहाँ-कहाँ जो कस्टमर या पब्लिक है उसके वेलफेयर में उसका एक्सपेंड करेंगे हम। ये सारा सब कुछ उसको बताना होता है, तो वो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो पाता है, ठीक? इसके अलावा हेल्प्स इन अचीविंग वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज बेसिकली टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर एंड इंक्रीज वेलफेयर। जो हमारे पास फिजिकल पॉलिसी बनती है वो इसलिए भी बनती है ताकि गरीबी और अमीरी के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो सके, लोगों में समानता बराबरी आ पाए। जो डिफ्लेशन है, जो डिफ्लेशन है उसकी वजह से ये ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा नहीं हो पाता, डिफ्लेशन की वजह से ये ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। इसका एग्जाम्पल समझिए कि जब मैंने बताया कि जो बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर हैं वो क्या करते हैं, वो सस्ती कीमत पर सामान खरीद लेंगे, सस्ती जब डिफ्लेशन होता है तो उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। अब उसकी वजह से जब चीज़ें कम हो जाती हैं तब वो निकालते हैं तो उनके प्राइसेस हायर अप हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो कम पे खरीदा, पैसा कम खर्च किया, अब वो दे रहे हैं ज़्यादा पर, तो ऑलरेडी उनके पास पैसा था ही, अब और ज़्यादा पैसा हो गया, तो वो अमीर अमीर हो गया और गरीब हो गया। अब उसी चीज़ के लिए गरीब को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्या, आपको जो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी होती है हम ये किस लिए बनाते हैं, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये हमारे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव थे जिसकी वजह से हमने इकोनॉमिक फिजिकल पॉलिसी बनाई थी। आगे देखिए सेंसेस ऑफ फिजिकल पॉलिसी, इसके कुछ देख लेते हैं। न्यूट्रल, एक सेकंड, हेलो, यही लैब में है, आओ चलते हैं। तो स्टेंसेस,
This is the equilibrium phase for the economy. In this case, the government spending is entirely funded by tax revenue and there is no need of borrowing. न्यूट्रल की कंडीशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जितनी भी इनकम है वो टैक्स रेवेन्यू से आती है। गवर्नमेंट के पास जितनी भी इनकम है वो टैक्स रेवेन्यू से आती है, उसको कहीं भी उधार लेने की कंडीशन नहीं होती। जैसे जब अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम क्या, ये तो आईएमएफ से, ये तो वर्ल्ड बैंक से हम क्या करते हैं, बोरोइंग करते हैं, हम लोग बोरोइंग करते हैं। तो जब हमारे पास स्पेंड करने के लिए उतना ही पैसा मिल जाता है टैक्स से, जब हमारे पास टैक्स इम्पोज किया हमने कंट्री पर, उतना पैसा मिल जाता है जबकि हमें बोरोइंग की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये कंडीशन कहलाती है न्यूट्रल की। न्यूट्रल की ये कंडीशन हो गई, ठीक। जब हमारे पास टैक्स से जितना पैसा आता है वो पूरा स्पेंडिंग में लग जाता है, हमें कहीं से बोरो करने की जरूरत नहीं। ये हो गया आपकी न्यूट्रल कंडीशन। ये फिस्कल पॉलिसी की कुछ कंडीशन है, स्टैंसेस जो है मतलब कि कुछ कंडीशन है। एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी क्या होता है? दिस इज द फेज वेयर द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स टैक्स रेवेन्यू। दिस हैपेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन। इसमें क्या होता है कि जितना टैक्स आ रहा है उससे ज्यादा गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ रहा है, जितना टैक्स आ रहा है उससे ज्यादा गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ रहा है। ये कब होता है? रिसेशन के टाइम पर। रिसेशन के टाइम पर क्या होता है, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाते हैं और टैक्स कम आता है, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है, ठीक है ना। जब खर्चे बढ़ जाए और टैक्सेस का जो टैक्स रेवेन्यू है वो हमारे पास कम हो जाए, ये क्या होता है, जब लोग टैक्स चोरी करने लगते हैं, लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, तो इस वजह से खर्चे तो बढ़ जाएंगे। अब जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं टैक्स चोरी करते हैं, तो गवर्नमेंट तो आपके वेलफेयर के लिए खर्च कर रही है। फिर जैसे हम लोग कभी बस तोड़ दिया, कभी अब जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं बच्चे, अगर कॉलेज कैंपस पे कुछ भी नुकसान करते हैं तो हम अगले साल फीस बढ़ा देंगे, अगले साल फीस बढ़ा देंगे। वो कहाँ से निकालना, तो हमें आप ही लोगों से, क्योंकि जितना भी वो रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं वो कहाँ से जनरेट करते हैं, आप ही लोगों से। जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू जनरेट करती है टैक्स इम्पोज करके, ठीक है ना। तो जितने जब गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू खर्च से खर्च ज़्यादा हो जाते हैं तो वो कहलाती है एक्सपेंशनरी कंडीशन, ठीक। फिर है कॉन्ट्रैक्शनरी कंडीशन। कॉन्ट्रैक्शनरी कंडीशन में क्या होता है? दिस इज द फेयर वेयर द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लोअर देन टैक्स रेवेन्यू। जब टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा हो और खर्चे कम हो, जब गवर्नमेंट के पास खर्चे कम हो और टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा हो, दिस इज अंडरटेकिंग टू पे डाउन गवर्नमेंट डेप्ट। तो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट ने डेप्ट ले रखे हैं, जो बोरोइंग की थी, उसको पे करने में ये सब निकल जाते हैं। हम फिर जो हमारे पास बोरिंग थी हम उसको पे करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपने लोन लिया, जब आपके पास पैसा ज़्यादा होता है तो आपने उसको जल्दी पे कर दिया। अगर आपके पास पैसा कम है तो फिर क्या करेंगे, आपको कर्ज लेना पड़ेगा। अगर बराबर है तो आप उसी से चलाते रहेंगे, आपको ना लोन लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है। ये तीन कंडीशन है। न्यूट्रल कब? जब आपके टैक्स रेवेन्यू आपके एक्सपेंडिंग के बराबर हो। एक्सपेंशनरी में जब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो टैक्स रेवेन्यू से, और कॉन्ट्रैक्शनरी में जब आपके एक्सपेंसेस कम हो टैक्स रेवेन्यू से, ठीक। तो बात करते हैं मेथड्स ऑफ फंडिंग, हम फंडिंग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। रिकवरी ऑफ लोन्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट grants loan to various states inside and outside the country. When government recovers these loans, the government gets more money that it can now utilize for the welfare. गवर्नमेंट क्या करती है, जो अलग अलग आपके स्टेट्स होते हैं, जो राज्य होते हैं ना, उनको लोन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो उनसे लोन रिकवरी करती है, या जो दूसरी कंट्रीज होती हैं उनको भी लोन दे सकते हैं, वहाँ से भी हम लोन की रिकवरी कर सकते हैं, यहाँ से हम अपने फंड को रेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। Government holds equity or shares of the public sector enterprise. It can raise funds by selling its holding in the market. It leads to reduction in assets held by the government. गवर्नमेंट जैसे पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, जैसे अपने कहाँ यहाँ बहुत से ऐसे पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, कौन सी, जैसे पेट्रोल की माइका कंपनी है, या आपके एच वगैरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जिसमें आपकी गवर्नमेंट के क्या होते हैं, शेयर, इक्विटी शेयर, जहाँ पर उसने इन्वेस्ट किया होता है। तो वो क्या करता है, जब फंड की जरूरत पड़ती है तो वो अपनी होल्डिंग्स को बेच सकता है, अपनी होल्डिंग्स को बेच सकता है। लेकिन इससे क्या हो जाएगा, जब अपनी गवर्नमेंट होल्डिंग बेच देगा शेयर होल्डिंग्स को, तो क्या होगा, उसके एसेट्स कम हो जाएंगे, उसके गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाएंगे। अगला है बोरोविंग।
It basically means that the government is borrowing money from various institutions, be it inside or outside the country. अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि उधार ले सकती है। कहाँ से? या तो अंदर जो सेंट्रल बैंक है उससे भी उधार ले सकती है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार ले सकती है, या फिर जो बाहर आउटसाइड ऑफ द कंट्री जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल ब्रिक्स वगैरह, ब्रिक्स के जो बैंक हैं, और इसके अलावा जो आपके एशियन बैंक्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यहाँ से आपको जो है आप उधार ले सकते हैं। तो द गवर्नमेंट में चूज टू बोरो फंड्स फ्रॉम पब्लिक बाय इशूइंग बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स, या ये भी हो सकती है कि वो बॉन्ड्स या ट्रेजरी बॉन्ड्स बिल्स जो है इशू कर दें, उसके जरिए गवर्नमेंट फंड, जैसे कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज फंड रेज करती हैं शेयर इशू करके, तो ऐसे ही गवर्नमेंट क्या बॉन्ड या ट्रेजरी बिल्स को इशू करके फंड रेज कर सकती है पब्लिक से। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बोरो फंड्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक और एनी अदर कंट्री, तो किसी दूसरे देश से उधार ले सकते हैं या वर्ल्ड बैंक से हम लोग उधार ले सकते हैं। Taxes. Taxes, the most effective way for the government is to increase tax rate और impose new taxes. ये सबसे सेफ तरीका होता है गवर्नमेंट का। क्या? पब्लिक के ऊपर टैक्स लगा दो, अगर पैसा कम हो गया पब्लिक के ऊपर टैक्स लगा दो, सेल्स टैक्स बढ़ा दो, वैट टैक्स बढ़ा दो, जीएसटी बढ़ा दो, डायरेक्ट से इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, सब कुछ बढ़ा दो, जिसका खर्चा किसको? पब्लिक को बियर करना पड़ता है। चीज़ें याद रखिए, जब चीज़ें महंगी होती हैं तो इस वजह से नहीं कि अपने यहाँ वस्तुओं की कमी या कुछ ऐसा होता है, वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसका एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग या कॉरपोरेशन है उनको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। वस्तुओं की कीमतों पर टैक्सेस का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक, जिसको अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही उसको बियर करना पड़ता है। नाउ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकते हैं, चलो देख लीजिए। बजटरी सरप्लस एंड डेफिसिट, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा पब्लिक डेब्ट और टैक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि जो फिस्कल पॉलिसी है उसके क्या क्या कंपोनेंट या एलिमेंट मान लीजिए, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स मान लीजिए, ठीक। सबसे पहला है बजटरी सरप्लस एंड डेफिसिट, इसको देखते हैं। पब्लिक डेब्ट एक थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। बजटरी सरप्लस, जब बजट में आपका एक्सपेंसेस से आपका जो रेवेन्यू ज़्यादा हो तो वो सरप्लस होता है, और जब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो वो डेफिसिट हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आप पता है जो अलग अलग सोशल वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट खर्च करती है। पब्लिक डेप्ट, जो पब्लिक से डेप्ट उड़ा लेती है। टैक्सेशन, जो टैक्स इम्पोज करती है। अब जरा पब्लिक डेप्ट देखते हैं, क्या एक एक करके ये सब देखते हैं। Public debt refers to borrowing by a government from within the country or from abroad, from private individuals or association of individuals, or from banking and NBFIs. It can be classified in three ways. जब गवर्नमेंट पब्लिक से बोरोइंग करती है, जब गवर्नमेंट पब्लिक से बोरोइंग करती है, ठीक है, चाहे विद इन द कंट्री हो चाहे अब्रॉड में हो, ठीक है, फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ, चाहे केवल एक पर्सन हो या कई पर्सन का ग्रुप हो, या किसी बैंकिंग या एनबीएफआई से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, एनबीएफआई का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनमें से कहीं से भी जब गवर्नमेंट बोरो करती है तो उसको बोलते हैं पब्लिक डेब्ट। इसको तीन तरह से देखते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव, और तीसरा है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इंटरनल पब्लिक डेब्ट क्या होता है? When the government borrows from within the country, be it from the citizens or financial institution or the central bank, this is called internal. जब गवर्नमेंट कंट्री के अंदर ही, मान लो अपनी कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कभी पैसा कम पड़ा तो वो क्या करती है, विद इन द कंट्री जब कहीं से उधार लेती है, बैंक से ले, सेंट्रल बैंक से ले, पब्लिक से ले, कुछ भी इशू कर, डिबेंचर से इशू करके कुछ भी ले, तो ये कहलाती है इंटरनल पब्लिक डेब्ट। एक्सटर्नल पब्लिक डेब्ट क्या होता है? When the government borrows funds from international market, be it any financial institution or any nation in particular, acquiring loan from outside is comparatively difficult, as the other party first studies the financial position of the country and then only grants a loan. जब गवर्नमेंट को अपनी कंट्री के बाहर, अब मान लीजिए वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये जैसे हम अमेरिका से लोन लेते हैं। अब अमेरिका से लोन कैसे लेना है? हम क्या करेंगे, हमें पेट्रोल की ज़रूरत है, हम क्या करेंगे अमेरिका से कि हमें आप कुछ पैसा उधार दे दीजिए, डॉलर, जिससे हम अपना तेल खर्चा कर सकें। तो फिर क्या है, वो उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं।
ठीक है ना। तो फिर जब हमें देना पड़ता है तो फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड करके देना पड़ सकता है। और हाँ, एक चीज़ और बता दें कि जो अगर हम एक्सटर्नल पब्लिक डेप्ट करते हैं, अगर हम एक्सटर्नल पब्लिक डेप्ट करते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और इससे कि जितने भी हमारे लोन बढ़ेंगे तो वो जो कंट्री हमें लोन देती है, वो जो कंट्री हमें लोन देती है वो क्या करती है, हमारे पहले फाइनेंशियल कंडीशन को देखती है कि हम उस लोन को पे कर पाएंगे या नहीं। ठीक, एक सेकंड। हेलो, ओल्ड में तो हम भी हैं। अरे मुझे बंद करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। चलो आ रहे हैं हम तो इस तरह से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक, तो ये हो गया एक्सटर्नल पब्लिक डेट। एक्सटर्नल पब्लिक डेट जब हम बाहर से लेते हैं, और बाहर से लेने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि वो लोग हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देख करके उसमें हो सकता है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगा लें, फिर ये लोन उतना अमाउंट पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं, इस तरह से वो हमको पे करते हैं। अगला है प्रोडक्टिव डेप्ट और अनप्रोडक्टिव डेप्ट। A debt that is expected to create assets which will yield income sufficient to pay the principal amount and the interest on it is known as productive debt. In other words, they are expected to pay their way, they are self-liquidating. The debt that is expected to create assets, जब हम कोई लोन लेते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमें सफिशियंट इनकम जनरेट हो जाएगी, जितना हमारे पास प्रिंसिपल है, और हम इससे इनकम और जनरेट कर पाएंगे, तो ये कहलाता है प्रोडक्टिव डेब्ट। ठीक, मान लीजिए कि हमने 1 करोड़ रुपया लिया और उसमें से हमने 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए उसमें इनकम जनरेट कर ली, तो इस तरह का जो डेप्ट होता है उसको कहते हैं हम प्रोडक्टिव डेप्ट। ठीक, अनप्रोडक्टिव डेप्ट क्या होता है? ऑन द अदर हैंड, अनप्रोडक्टिव डेप्ट इज द डेप्ट दैट इज रेज्ड फॉर फाइनेंसिंग अनप्रोडक्टिव एसेट्स और हैवी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। ये केवल खर्चा बढ़ा देते हैं, जो केवल खर्चा बढ़ाएं और उसका यूटिलाइजेशन, मान लीजिए कोई चीज़ हमने ली और उससे खरीद लिया, लेकिन उसका कोई हमें इनकम जनरेट नहीं हो रही, उससे हमें इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो इस तरह की जो डेप्ट होती है वो कहलाती है अनप्रोडक्टिव डेप्ट। फिर अगला आता है शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। तो शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है? द लोन्स विच आर टू बी रिपेड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो लोन एक लिमिटेड टाइम, मतलब कि 1 साल के अंदर लगभग चुका दिए जाते हैं, वो कहलाते हैं शॉर्ट टर्म लोन। ये गवर्नमेंट को जो बहुत शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए लिए जाते हैं। जो गवर्नमेंट की विद इन ईयर रिक्वायरमेंट है, अगर उनको फुलफिल करना है तो उसके लिए ये लिए जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो यूजुअली 1 साल से ज़्यादा के लिए लिए जाते हैं, यूजुअली 1 साल से ज़्यादा के लिए लिए जाते हैं, और ये इनका अमाउंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट होते हैं, अगर उसमें कोई पैसा इन्वॉल्व फंड की रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट से लॉन्ग टर्म लोन लेती है। नाउ टैक्सेशन। टैक्स इज ए लीगल कंपल्सरी पेमेंट पेड टू द गवर्नमेंट बाय द पीपल। इसमें क्या है, ये एक लीगल कंपल्सरी पेमेंट है जिसमें लोगों को गवर्नमेंट को पे करना ही करना है। इट इज द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव वे फॉर द गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इसमें क्या है, गवर्नमेंट इसको इम्पोज करेगी और लोगों को देना ही देना है, वो चाहे हाँ करें चाहे ना करें। ठीक, ये सबसे आसान तरीका है गवर्नमेंट को फंड रेज करने का। गवर्नमेंट को फंड रेज करने का ये सबसे आसान तरीका है कि पब्लिक के ऊपर आप टैक्स इम्पोज कर दीजिए। तो कुछ डायरेक्ट टैक्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो डायरेक्ट भी आपको देने होते हैं और इनडायरेक्ट तो आप देते ही देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। जैसे वस्तु में आप सामान जो भी खरीदते हैं उसमें, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इट इज द टैक्स वेयर द लायबिलिटी टू पे एंड द इंसिडेंस लाई ऑन द सेम पर्सन। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा। अब डायरेक्ट टैक्स होता है कि वो सीधे सीधे पर्सन पर इम्पोज हो जाता है। मान लीजिए आपकी इनकम है, तो आपको जितनी भी इनकम हुई है टैक्स स्लैब के अगर आप आते हैं तो आपको उस हिसाब से टैक्स पे करना है। मान लीजिए आपकी इनकम 5 लाख है, 5 लाख से ऊपर अगर आपको टैक्स पे करना है तो जितना भी आपकी इनकम होगी उस पर आपको टैक्स 1% पे करना ही पड़ेगा। ठीक, जैसे हमारे यहाँ जो 2.5 लाख तक की इनकम है उस तक टैक्स एग्जेम्प्टेड है। अगर 2.5 लाख से ऊपर होगी जितनी भी इनकम, तो उसमें से आपको फिर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स, ऐसे ही कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है तो उस पर भी आपको टैक्स लगता है। तो ये क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल है।
इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? व्हेन द लायबिलिटी टू पे एंड द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स लाई ऑन ए डिफरेंट पर्सन। मतलब कि इसमें क्या होता है, आप टैक्स लगाते हैं और उसको इनडायरेक्ट में किसी और को पे करना होता है, किसी और को पे करना होता है। एक चेन बनी होती है, जैसे हमारे पास जो सेल्स टैक्स वगैरह होते हैं ना, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, जब हम सामान बेचते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास उसमें कई तरह के टैक्सेस लगे होते हैं, ठीक है ना। तो वो कंपनी कहाँ से वसूल करती है? वो टैक्स हम ही से वसूल करती है, उसके बाद फिर वो हमको बेचती है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है सेल्स टैक्स, वैट टैक्स, सर्विस टैक्स, इसके अलावा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है। ये सारे के सारे क्या है? आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जिसमें लायबिलिटी टू पे एंड द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स लाई ऑन ए डिफरेंट पर्सन। आपको किसी डिफरेंट पर्सन से आप उस टैक्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, when aggregate demand is more than aggregate supply, the government increase the tax rate and may also impose new tax rate। जब इन्फ्लेशन होता है तो क्या करती है गवर्नमेंट? टैक्स रेट बढ़ा देती है या कुछ नए टैक्स लगा देती है। अगर आपका इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रही है ना, तो कुछ उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नए टैक्स लगा देती है और कुछ टैक्स रेट भी बढ़ा देती है। दिस वुड रिजल्ट इन a reduction in the money supply in the economy and will control the inflationary gap। इससे क्या होता है कि जो मनी सप्लाई होती है, जब टैक्स बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, मनी सप्लाई थोड़ा कम हो जाती है, जिससे इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल होता है हमारा, जिससे इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाता है, ठीक। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, अब यही चीज जब डिफ्लेशन होती है, सो व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, अब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द टैक्सेस, उसमें क्या होता है, टैक्स घटा देती है, एंड कट सम टैक्सेस टेम्पररी, और कुछ टैक्सेस को कट कर देती है। हेलो, आ रहे हैं, बस बैक कर लीजिए। तो क्या होता है, इसमें टैक्सेस को कट कर देती है, तो ये डिफ्लेशन में होता है। दिस वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड विल कंट्रोल द डिफरेंस। ये किस लिए? जो हमारे पास जो मनी सप्लाई है उसको बढ़ाने के लिए, दिस वुड रिजल्ट इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो जिससे क्या होगा, डिफरेंस गैप हमारे पास कंट्रोल हो जाएगा, ठीक। बजटरी सरप्लस क्या होता है? इज सिचुएशन व्हेन द रेवेन्यू अर्न बाय गवर्नमेंट इज मोर देन द एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाती है और खर्चे कम हो जाते हैं। द सरप्लस अमाउंट इज यूज्ड फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन्स और कैन बी केप्ट एज ए रिजर्व फॉर द फ्यूचर। जो हमारे पास बढ़ा हुआ अमाउंट है उसको क्या करते हैं, उससे या तो हम लोन पे कर देते हैं, ये फ्यूचर के लिए रिजर्व रख लेते हैं, ठीक। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक डिजायर्ड परचेज दैट वर डिलेड एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। या फिर हम इसका इस्तेमाल इसलिए भी कर सकते हैं कि हम उससे जो कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो खरीदना चाहें तो हम उससे वो भी खरीद सकते हैं। इट इज ए साइन दैट द गवर्नमेंट इज रनिंग द इकोनॉमी एफिशिएंटली। जब सरप्लस होता है बजट में, तो आपका इसका मतलब ये होता है कि आपकी इकोनॉमी अच्छे ढंग से चल रही है, गवर्नमेंट सही चल रही है, ठीक। बजटरी डिस्प्लेस क्या होता है? इट इज ए सिचुएशन वेयर द रेवेन्यू अर्न बाय द गवर्नमेंट इज लेस देन इट्स एक्सपेंडिचर। जब आपके इनकम कम होती है और खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, तो एट दिस टाइम द गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर, इंक्रीज टैक्स रेट एंड मे ऑल्सो ऑप्ट फॉर बोरोइंग। तो इस कंडीशन में क्या है, गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देती है, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं, जैसे लोगों के भले के लिए जो योजना बनती है वो कम कर देती है, टैक्स रेट बढ़ा देती है, और उसको क्या होता है, उधार भी लेना पड़ सकता है, ठीक। द सरप्लस फ्रॉम प्रीवियस ईयर कैन बी यूज, और पिछले साल के सरप्लस भी उसको यूज करने पड़ते हैं, जो पहले बढ़ा हुआ था अब उसको यूज कर सकते हैं। इट इज ए साइन दैट द गवर्नमेंट इज नॉट रनिंग एफिशिएंटली। ये इस बात का सिंबल होता है कि आपकी गवर्नमेंट सही नहीं चल रही है। गवर्नमेंट के खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं? During the time of inflation, the government decides to reduce its expenditure on public welfare like police, military, courts, education, etc. गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा कर सकती है? पब्लिक वेलफेयर के लिए, पुलिस में, मिलिट्री में, कोर्ट्स में, एजुकेशन आदि में गवर्नमेंट भी खर्चा करती है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इससे क्या होता है, जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो आपकी कम हो जाती है, विच लीड्स टू रिडक्शन इन द इन्फ्लेशनरी गैप, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, कम हो जाता है। एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, ये डिफ्लेशन के समय क्या होता है, इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर वेलफेयर। इसमें क्या होगा, जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक। दिस इंजेक्ट्स मनी इन द इकोनॉमी एंड हेल्प्स रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। इसकी क्या होते हैं, इससे हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हटाने में थोड़ा मदद मिलती है। इट लीड